गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए वैश्विक आतंक का घर कहा है। भारत ने कहा कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान ने हमेशा दोहरा रवैया अपनाया है। भारत में आतंकवाद को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने पर दिल्ली के दूत ने कड़ा रुख दिखाया। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तानी दूत को जवाब देते हुए कहा कि आपने आतंक को स्वतंत्रता संग्राम बताकर सही ठहराने की कोशिश की है। यह इस्लामाबाद के आतंकवाद पर पाखंड को दिखाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में एक चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोहम्मद जवाद अजमल ने दावा किया कि भारत पर हमला करने वाले फ्रीडम फाइटर थे, जो विदेशी कब्जे का विरोध करने के अपने वैध अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इस पर भारत के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कड़ा जवाब दिया। रघुपुरी ने पाकिस्तान का जवाब देते हुए यूएन में कहा, आतंकवाद सबसे गंभीर अपराधों में से एक है जो मानवता को चोट पहुंचाता है। यह हिंसा, अहिंसा, भय का सबसे बुरा रूप है। पाकिस्तान के बयान ने उसके दोहरेपन को उजागर किया है। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। दुनिया भर में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की गलत व्याख्या करने के पाकिस्तान के प्रयास को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अपने सम्मेलनों और प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवादी कृत्यों को किसी भी बहाने, चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान इसे भी बदलने की कोशिश करता दिख रहा है। भारत की ओर से प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए बातचीत 19 वर्षों से पाकिस्तान और देशों के एक छोटे से समूह अपने पसंदीदा आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में परिभाषित करने की जिद के कारण अटकी हुई है। अजमल ने दावा किया कि भारत आतंकवाद विरोधी कदम देश पर हमला करने वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर पुरी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जैसे देश इसमें इसके समर्थक और सहयोगी मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघनकर्ता बने हुए हैं। ये बात करें भारत और बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी का मुद्दा एक बार फिर सिर उठा रहा है। इसमें चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो तीस्ता मास्टर प्लान के तहत इस पर नज़र बनाए हुए है। इस बीच बांग्लादेश में चीन समर्थित तीस्ता मास्टर प्लान को लागू करने की मांग उठने लगी है। बीते सप्ताह ही इसके तत्काल कार्यान्वयन के लिए चटगांव विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। चीन से सहायता प्राप्त इस मास्टर प्लान को ढाका में भारत के साथ लंबे समय से रुकी हुई जल बंटवारा संधि के विकल्प में रूप में देखा जा रहा है। इस प्लान को लेकर भारत की अपनी चिंताएं हैं। विशेषज्ञों ने भारत के लिए अहम चिंता सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसकी नज़दीकी बताया है, जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह एक संकरी पट्टी है जो पूर्वोत्तर भारत को देश से बाकी हिस्सों से जोड़ती है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जमुना में मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान में 1996 का गंगा जल बंटवारा समझौता सक्रिय है। ये समझौता साल 2026 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में ढाका का एकतरफा कदम भारत की जल सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। ढाका का आरोप है कि भारत सूखे के मौसम में पानी रोकता है, जबकि मानसून के दौरान इसे छोड़ता है, जिससे बाढ़ का खतरा होता है। इसी साल मार्च में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चीन से तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए 50 वर्षीय योजना का अनुरोध किया था। चीनी कंपनियां इस परियोजना में भाग लेने के लिए तैयार हैं। ढाका ने पहले चरण के लिए 6,700 करोड़ टका की मांग की है। बांग्लादेश ने नेशनल पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। बांग्लादेश की योजना एक विशाल बांध बनाने की है, जहां पानी रोका जा सके, जिससे सूखे के मौसम के दौरान भारत पर निर्भरता कम की जा सके। बांग्लादेशी खेती और दैनिक उपयोग के लिए तीस्ता नदी से पर्याप्त पानी चाहता है, जबकि भारत विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सूखे के महीनों में जल की कमी को लेकर चिंता व्यक्त करता है। भारत और बांग्लादेश दशकों से इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल की आपत्तियों के कारण बार बार इसकी प्रगति बाधित होती रही है। तीस्ता मास्टर प्लान चिकन नेक क्षेत्र से करीब स्थित है। इसके अलावा भारत लाल मोनियाट एयरबेस के पास संभावित चीनी उपस्थिति को लेकर भी चिंतित है। हालांकि बांग्लादेश की सेना का दावा है कि सुविधा केवल राष्ट्रीय उद्देश्यों और विमानन ट्रेनिंग के लिए है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि चीन की भागीदारी भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों, सैनिक गतिविधियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निगरानी का मौका दे सकती है। भारत को चिकन नेक कॉरिडोर के पास परियोजना स्थल पर चीनी कर्मियों की मौजूदगी का डर है। इसके अलावा चीनी भागीदारी के साथ लाल मोनिहाट एयरबेस को सक्रिय करने से भारतीय सेना और प्रतिष्ठानों पर हवाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ये बात करें हम सऊदी अरब और पाकिस्तान की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा डील के बाद अब पाकिस्तान अपने 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करेगा। ये पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पर होने वाले किसी हमले से उसकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर $10 अरब का भारी भरकम निवेश करेगा। यही नहीं, सऊदी अरब की सरकार भारत और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के चल रहे तनाव को कम करने में मदद करेगी। इसराइल के कतर पर हमले के ठीक बाद अचानक से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पिछले दिनों सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। CNN न्यूज़ 18 ने इस रक्षा समझौते को देखने वाले सूत्र के हवाले से बताया कि इस डील का उद्देश्य सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिरता को निश्चित करना है। इसके बदले में पाकिस्तान की आर्थिक सेहत को मजबूत करने की योजना है। इस समझौते के तहत पाकिस्तानी सेना अपनी 4 ब्रिगेड को सऊदी अरब में तैनात करेगी।
इसके अलावा पाकिस्तानी एयर उसकी 2 स्क्वाड्रन और 2 नेवल फ्लीट को भी सऊदी में तैनात किया जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान की योजना है कि सऊदी अरब में शाही सेना के साथ मिलकर एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट फोर्स कमांड को बनाना है। पाकिस्तानी सऊदी अरब को सैन्य उपकरण, मोटार, टैंक और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की भी आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान के 25,000 सैनिक सऊदी अरब के विभिन्न सैन्य अड्डों और शहरों में तैनात होंगे। प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिक को हर महीने $1600 दिया जाएगा। ये पाकिस्तानी सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सैनिकों को मिलने वाले पैसे की तुलना में $200 ज़्यादा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड में 8 यूनिट होती हैं और प्रत्येक यूनिट में 850 सैनिक होते हैं। इन 4 ब्रिगेड में आर्मर्ड आर्टिलरी, पैदल सेना और रॉकेट फोर्स यूनिट शामिल होगी। कमांड के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान एक 3 स्टार जनरल, 2 मेजर जनरल और 8 ब्रिगेडियर की तैनाती करेंगे। पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के अधिकारी अपने सऊदी समकक्ष से संपर्क करेंगे और संयुक्त अभियान, ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास करेंगे। सऊदी अरब की रुचि चीन की उस तकनीक को हासिल करना है जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के से JF-17 और चीन से राफेल से टकराने वाले J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सऊदी अरब इसराइल के किसी खतरे से निपटने के लिए चीन के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने पर भी बातचीत कर रहा है। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर $10 अरब का निवेश करेगा। यह निवेश पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे, आर्थिक, खनन, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में होगा। इस निवेश का उद्देश्य पाकिस्तान को भविष्य में आर्थिक डिफॉल्ट और प्रतिबंधों से बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ व्यापार को $5 अरब से बढ़ाकर $15 अरब करेगा। सऊदी अरब कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के भारत और तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने में मदद करेगा। सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच स्वस्थ और संतुलित रुख बनाए रखेगा। इसके अलावा हॉटलाइन बनाई जाएगी ताकि खुफिया सूचना का आदान प्रदान हो सके। सऊदी अरब का एक शीर्ष सुरक्षा दल इसी महीने पाकिस्तान की यात्रा पर आ रहा है। ये बात करें आसियान शिखर सम्मेलन की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बुधवार को पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुलालमपुर नहीं जाएंगे, बल्कि वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने PM मोदी के एक करीबी सहयोगी से फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद कहा, हमने इस महीने के अंत में कुलालमपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की। उन्होंने मुझे बताया कि इस समय भारत में चल रहे दीपावली समारोह के कारण प्रधानमंत्री वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। मलेशियाई PM ने कहा कि मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ, उन्हें और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर भी बात की। अनवर ने कहा, कल रात मुझे भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी का फोन आया, जिसमें मलेशियाई भारत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर तक मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। भारत व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मलेशिया का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। साथ ही प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में भी करीबी सहयोग बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, मेरे प्रिय मित्र मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हूँ। और तलब है कि 47वें आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मलेशिया जाएंगे। ट्रंप मलेशिया के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान की भी यात्रा करेंगे। दक्षिण कोरिया में ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। ट्रंप ने बुधवार को ही मलेशिया जाने की पुष्टि की और साथ ही बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली बैठक को फिलहाल रद्द कर दिया है। आसियान भारत के संबंध 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी के साथ शुरू हुए। दिसंबर 1995 में पूर्ण संवाद साझेदारी के में बदले और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी में परिवर्तित हो गए। 2012 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। आसियान के 10 सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया हैं। भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय संबंध में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। बात करें बुडापेस्ट की। बुडापेस्ट में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस पर एक बड़ा आर्थिक प्रहार किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल सहित दर्जनों सहायक कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेवजह युद्ध खत्म करने से इनकार के कारण ये कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अब हत्या बंद करने और तत्काल युद्ध विराम का समय है। पुतिन के इस निरर्थक युद्ध को समाप्त न करने की जिद को देखते हुए ट्रेजरी विभाग रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो क्रेमलिन की युद्ध मशीन को फंड करती हैं। दरअसल रोजनेफ्ट और लुकोइल के साथ साथ दर्जनों सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध का यह निर्णय महीनों से चल रहे दलीय दबाव के बाद लिया गया, जिसमें सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस के तेल उद्योग को निशाना बनाने की मांग की थी। बेसेंट ने कहा कि वित्त मंत्रालय युद्ध समाप्त करने के ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसी के साथ सहयोगी देशों से भी इन प्रतिबंधों में शामिल होने का आग्रह किया है। बेसेंट ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब नाटो महासचिव मार्क रूटे
ट्रंप के साथ वार्ता के लिए वाशिंगटन में थे। बता दें कि नाटो इस समय यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों से खरीदे गए हथियारों की आपूर्ति में समन्वय कर रहा है। अमेरिका की यह घोषणा रूसी ड्रोन और मिसाइलों द्वारा यूक्रेन में कई जगहों पर किए गए विस्फोटों के बाद आई, जिसमें एक महिला और उसकी 2 छोटी बेटियों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.